हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो रहेगी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में, क्योंकि वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज आई हैं तो थोड़ा सा ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं या फिर जो अलग अलग स्टेट्स इनको भरना चाहते हैं उनके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी है इसको लेकर कि आखिर ये किस तरह के स्कूल्स हैं और इन वैकेंसीज से हमें कितना फायदा हो सकता है, कितना नहीं, जो भी है XYZ। लेकिन देखो, पहले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज की बात की थी। ऑफ कोर्स इतनी सारी वैकेंसीज तो कभी नहीं आती हैं, हम सबको पता है। लेकिन अभी जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने जो है अपना प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PGTs। ओके, अभी जो है सिर्फ PGTs के लिए या प्रिंसिपल्स के लिए आया है। प्रिंसिपल के लिए अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे मेरे चैनल पे प्रिंसिपल के लिए कोई ऐसा होगा जो देना चाहता है एग्जाम को, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी आपको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे PGT की। तो PGT जिन भी बच्चों ने MA प्लस BEd किया हुआ है, ओके, दे आर एलिजिबल फॉर PGT एग्जाम्स। और PGT का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह की जो है अप्रोच है इन स्कूल्स की, वो सब मैं इसमें डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ जो PGT का एक जो पेपर पैटर्न आएगा उसको हम समझेंगे कि किस किस सेक्शन की कितनी वेटेज है और हमें किस हिसाब से उस चीज की तैयारी करनी है। ओके, तो इसमें ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। साथ ही साथ OBC को लेकर एक सवाल आ रहा है बार बार कि OBC कौन सा चाहिए, तो वो भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। ओके, तो इसको एक बार देख लीजिए, डिटेल्ड वीडियो है। सो EMRS ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा जारी किया है, गाइडलाइन पूरी आपको दी गई है। इसके जो EMRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मैंने डाउनलोड किया है, इसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगी। ओके, सो बेसिकली ये स्कूल्स होते किसके लिए, पहले ये जान लीजिए। जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि SC ST कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लेकर आए थे बेसिकली। और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात होती है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इनका पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो दिया हुआ है, इसमें सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा। तो इसको आप अगर डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो वो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको जानने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले एक बार देखेंगे जरा सा एकलव्य मॉडल स्कूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि आप वैकेंसी में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं। तो देखो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से आप नवोदय विद्यालय में आपको वहीं पे रेजिडेंस में रहना पड़ता है, स्कूल के रेजिडेंस में, ऐसे यहाँ भी है रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, यानी कि वहीं पर रहना पड़ेगा। और बेसिकली 6 to 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर PRT की वैकेंसी नहीं होती है, जितने भी PRT एस्पिरेंट्स हैं। तो आप लोगों के लिए बड़े अफसोस वाली बात है कि यहाँ पर PRT की वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि TGT और PGTs की वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल EMRS ने TGTs की वैकेंसी नहीं दी है, अभी सिर्फ PGTs की है। हो सकता है अपकमिंग टाइम में आपको TGT की वैकेंसीज देखने को मिले, या फिर कुछ 1-2 हफ्ते बाद ये वैकेंसीज जो है एडवर्टीजमेंट इनका आ जाए। ओके, तो ये बेसिकली ST कैटेगरी के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्कूल जो है चलाए गए थे। और अब जो है जो इसके ट्राइबल गवर्नमेंट की उस पे है, इस पर पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी। अब मैं सिलेबस में बताऊंगी, जैसे एग्जाम क्राइटेरिया जो है क्या क्या आएगा, उसमें भी आपको जानने को मिलेगा कि आपको इन स्कूल्स के बारे में पता भी होना चाहिए कि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस उस तरह के भी आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भरना है, आप सीरियस हैं इस चीज के लिए, तो भरिए भी बिल्कुल, और सीरियस नहीं है तो मत भरिए, ठीक है, मत भरिए। क्योंकि सब लोग मुझे देखने को मिलता है कि PRT पर आकर फोकस्ड हो जाते हैं कि नहीं यही एग्जाम चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, PRT में सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी रीजन से, MA BEd अपना कंप्लीट कीजिए और PGTs के लिए अप्लाई कीजिए। ओके, सैलरी ग्रेड पे बहुत अच्छा है इसमें, मतलब जो दिल्ली में मिल रहा है वही मिल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो भाई बता दें, PGT के लिए आपको बेसिकली 1500 रुपए की फीस है यहाँ पर। ऑफकोर्स फीस ज्यादा ही होती है इस तरह के एग्जामिनेशन में। और जो ST कैटेगरी के बच्चे हैं, SC कैटेगरी के PWD के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। 180 मिनट का पेपर हो गया, यानी कि 3 घंटे का पेपर है, ये चीज याद रखना। ओके, और वेबसाइट आपको देखती रहनी है अपनी, उसके लिए एडमिट कार्ड के लिए जो भी है, मैं भी आपको थोड़ा अपडेट इसमें कर दूंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट है, वो कंप्यूटर बेसिकली यहाँ पर जो दिया गया है OMR शीट के थ्रू आपका होना है एग्जाम जो है, वो मैं बताऊंगी। एग्जाम क्राइटेरिया जो है किस तरह से होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ओके, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको लिस्ट मिलेगी पूरी, उसमें से जो भी जिस भी स्टेट के आप है वहां का आप सेंटर डाल सकते हैं, जो भी अगर अवेलेबल है या नहीं है,
ठीक है। तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, फीस रिक्वायर्ड नहीं है। SC ST और PW कैटेगरी को फीस नहीं देनी है, बाकी सभी को, चाहे वो OBC हो, जनरल हो, उन सभी को जो है मतलब फीस जो है वो देनी है। और फॉर्म बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि कोई भी करेक्शन जो है बाद में नहीं की जाएगी, इन्होंने पहले ही इसमें बताया हुआ है। देखो मैं बिल्कुल आपको जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है वही बता रही हूँ, तो जो कंफर्म्ड जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी प्लीज वही करिए, उसके बाद जो है वो नहीं करेंगे। फिर यही एक एडवर्टाइज वो दिया गया है कि भाई अपना जो ईमेल है वो रेगुलरली चेक करना है, और इसकी वेबसाइट को भी आपको चेक करना है, और सारी जनरल चीजें हैं जो कि आप अदर एग्जाम्स में देखते ही हैं, वो सभी चीजें हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक बार वैकेंसीज की। तो जो अभी इन्होंने वैकेंसीज दी हैं वो टोटल पीजीटीज की वैकेंसी जो है वो इतनी है 2266, 330 प्रिंसिपल की हैं, यानी कि 2000 प्लस वैकेंसीज हैं, पर ये सब्जेक्ट वाइज है। ओके, इस चीज को भी आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट वाइज है। अब देखो एक चीज आती है, चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे पीजीटीज की वैकेंसीज की, तो ये पूरा चार्ट है आपके सामने पीजीटीज की वैकेंसीज का। तो भाई इसमें हिंदी से अगर आपने मास्टर्स कर रखी और बीएड कर रखा है तो आप जो है पीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं। अगर हिंदी से एमए और एमए हिंदी किया है, एमए मैथ्स किया है, एमए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में जूलॉजी, बोटनी प्लस बायोलॉजी, है ना, तीनों ही अगर आपने किए हुए हैं, मान लीजिए आपने एमएससी जूलॉजी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए। एमएससी बॉटनी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हिस्ट्री के लिए आपको एमए हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए एमए ज्योग्राफी होना चाहिए, कॉमर्स के लिए एमकॉम होना चाहिए बेसिकली कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए एमटेक वगैरह चाहिए। तो टोटल हम यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल पोस्ट है, यूआर कैटेगरी की है, ओबीसी एनसीएल। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ओबीसी जो है आपका चलेगा वो चलेगा सेंट्रल ओबीसी। अब ये मत सोचना कि अगर आप हरियाणा से हैं और आपका हरियाणा का ओबीसी बना हुआ है, या दिल्ली से है, दिल्ली का ओबीसी बना हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे, जी नहीं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस एनसीएल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना अपना कि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस पर बार बार क्वेरीज आती हैं, तो जान लो कि ओबीसी जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल ओबीसी चाहिए आपको। ओके, स्टेट का ओबीसी नहीं चलेगा। SC ST का कोई भी सर्टिफिकेट चलता है, क्योंकि SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया चलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो भाई ये है इसका। और EWS वालों का भी भाई ये सेम है कि आपके पास होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे। सॉरी, ये सेंट्रल तो क्या, इसमें तो EWS का क्या होता है कि इसमें आपका इनकम क्राइटेरिया होता है मेन, हालांकि ओबीसी एनसीएल में भी होता है, बट EWS इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस का अगर आपके पास है तो आपकी पूरी रिजर्वेशन यहाँ पर दी गई है। ओके, तो भाई इस तरह से वैकेंसीज है, देख लीजिए इसको भी। अब अगर हम बात करें लैंग्वेजेस में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास मराठी है, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत जो भी है उसमें वैकेंसीज है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसमें आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट अदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जरूर देखनी है। मैंने आपको कहा कि आपको गवर्नमेंट, इसमें कोई भी स्टेट का बात नहीं है कि आप इस स्टेट के होने चाहिए, आप ट्राइबल एरिया से होने चाहिए तभी आप टीचर बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी हैं अगर भारत के हिस्से में, आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसी स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है ये स्कूल्स। तो ये आपको डायरेक्ट जो है, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप इनको भर सकते हैं। वैकेंसी टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पर जनरली सेम ही रहती है, ऐसा कुछ होगा नहीं। ओके, अब जो है पीजीटी के लिए अब ये है कि क्या इंटरव्यू होगा, तो इसका आंसर है नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना है OMR शीट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हाँ बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे, जैसे कि आपका DSSB में होता है। केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो एज को लेकर है, तो वो आपका 31 जुलाई तक पूरा हो जाना चाहिए, या फिर उससे पहले आपका पूरा होना चाहिए। उसके बाद एक दिन का भी आपको ढील नहीं दी जाएगी। ओके, ये सबको पता है, इतनी जो होती है वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो ओबीसीज हैं उनका वो वाली चीजें हैं। ओके, रिजर्वेशन उसी हिसाब से आपको मिलेगा, किसी स्टेट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक OMR शीट, देखो द रिटन OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल की पोस्ट में इंटरव्यू है, बट पीजीटी की पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि पीजीटी की पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं है।
तो फाइनल सिलेक्शन किस पर होगा, आपका मार्क्स के ऊपर होगा। जिसके जितने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है, OMR शीट बेस्ड आपका टेस्ट होना है, तो उसी हिसाब से आपका होगा। अपना सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अगर वो लिस्ट में होगा तो। वैसे तो जनरली ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स होते हैं, फिर भी वही है। फिर बाकी रूल्स तो वही हैं जैसे भी गवर्नमेंट जॉब के होते हैं कि भाई 2 साल प्रोबेशन पे आप रहेंगे, ये वाली सारी चीजें। ओके, तो भाई अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पर, सैलरी कितनी मिलेगी। ओके, तो भाई पहले बता दूं आपको कि प्रिंसिपल का जो ग्रेड पे होता है बहुत हाई होता है, 7600 होता है, और लेवल 12 में जाता है सीधे, तो उसके लिए तो भी आप एलिजिबल ही नहीं है। आपको फोकस करना है सेकंड पॉइंट पे, यानी कि पीजीटीज की वैकेंसीज पे। हाँ, अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, वो अकाउंटेंट और जेएसए के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं अप्लाई, तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे जेएसए और लैब अटेंडेंट में सैलरी बहुत कम है, फिर वहीं पर रहना और वो करना, वो सब थोड़ा मुश्किल है। बट अकाउंटेंट का सही है ग्रेड पे, इसका लेवल 6 है। अगर हम बात करें पीजीटीज की, तो पीजीटीज का लेवल 8 है। लेवल 8 में आपका होता है 4800 ग्रेड पे, और आपकी अराउंड सैलरी जो इन हैंड ग्रोस सैलरी जो है वो आपकी 80 अराउंड बनेगी, 80 प्लस में ही जाएगी। ठीक है, ग्रोस सैलरी जो है 80,000 के करीब जो है आप कमाएंगे अगर आप पीजीटी बन जाते हैं इसमें। तो ये एक रियल मोटिवेशन है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है, और फिर धीरे धीरे आप तैयारी करते रहिए। आपको छोड़ के कहीं और जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई बार है ही नहीं। बट ये है कि हाथ में एक आपका इनकम सोर्स आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टेड, अभी OMR बेस्ड शीट है, पेन पेपर टेस्ट होना है भाई। ठीक है, पेन पेपर मोड में होना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं बोला है अभी तक, बाद में बोल दे तो पता नहीं, लेकिन अभी तो ये है कि पेन पेपर टेस्ट होना है। चॉइस ऑफ मीडियम जो है वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो दोनों में ही होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो 130 मार्क्स का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है। अब एग्जाम पैटर्न देख ले तो थोड़ा सा और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा जो एग्जाम पैटर्न है। तो अब देखो, ये पीजीटी की पोस्ट के लिए है एग्जाम पैटर्न। तो 130 मार्क्स तो नॉर्मल है, और उसके बाद बच गए आपके आई थिंक 20 मार्क्स जो है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यस, तो देखो अभी क्या है कि पार्ट 1 कितने पार्ट्स में एग्जाम है। जनरल अवेयर्स है, जीके है, जीके आपकी 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, वो तो आती है हर पेपर में 10-20 नंबर की। रीजनिंग एबिलिटी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैथ्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 20 नंबर का है। अब आईसीटी की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए भैया, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए आईसीटी की नॉलेज, वो 10-10 नंबर की है। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो भी आपकी पेडागोजी होती है ना, वो भी आपकी आ रही है 10 नंबर में। उसके बाद बात करें अगर पार्ट 5 की, तो डोमेन नॉलेज यानी कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब देखो सब्जेक्ट अलग अलग दिया हुआ है इसकी वेबसाइट पे, EMRS टाइप करके रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो आप नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। सिलेबस जो है उसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग करनी है, वो 70 मार्क्स का है। फिर 5-5 क्वेश्चन जो है आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी जो होती है, ये सब जो हम साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ते आ रहे हैं अब तक बीएड वगैरह में, वो सब है। उसके बाद 5 नंबर का एनईपी पर भी क्वेश्चन आना है। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आपको पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको पढ़ के ही आएंगे, तो ये जरूर है। ओके, उसके अलावा ये जो नीचे आपकी लैंग्वेज दी हुई है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज की जिसकी बात हो गई है, तो ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब इसमें आपको 40% लाना जरूरी है हर लैंग्वेज में। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों के 10-10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के, तो आपके 4-4 नंबर इसमें आने चाहिए। अगर आप यहाँ पे 3-3 नंबर ही लेके आ गए, भले ही आप यहाँ पे वो 130 में से आप ले आओ भले 120, लेकिन अगर आप ये सेकंड सेक्शन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बात को याद रखना, यहाँ पे 4-4 नंबर होने जरूरी है। तो इसको मेरे ख्याल से मेरिट में भी ऐड नहीं किया जाएगा जहां तक है। ओके, तो कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ शी फील्स टू, हाँ अगर यहाँ पे आपने हिंदी इंग्लिश में 4 नंबर भी नहीं लिए 10 में से ना, और नेगेटिव मार्किंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने 4 नंबर भी नहीं लिए यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, आपको उसमें काउंट किया ही नहीं जाएगा। ओके, तो ये है आपका नॉर्मल पीजीटीज के एग्जाम के लिए। अब ये बाकी सारा भी दिया हुआ है दूसरे उसका, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मैं आपको नेगेटिव मार्किंग की बात कर रही थी, तो देखो 1 मार्क तो हर क्वेश्चन का मिलेगा, लेकिन 0.25 जो है डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा आपके। अगर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से एक सही एक गलत है, तो 0.75 नंबर ही मिलेंगे आपको, पूरा 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, है ना। केवीएस की तरह मत सोचना कि तुक्के माराएंगे, तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये एक चीज थी। इसके अलावा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है ना पीजीटीज का। तो देखो 40 साल तक के लोग जो हैं वो उसको भर सकते हैं, जो 40 साल के नहीं हुए हैं वो बिल्कुल भर सकते हैं पीजीटी एग्जाम। एमए बीएड किया हुआ है तो घर पे ऐसे बेकार मत बैठो, अपना कुछ तैयारी करो, इसमें लग जाओ, ठीक है। देखो बात ये है कि आप केवीएस में भी तो जाना चाहते हैं ना, केवीएस में आपको वैसे ही वहीं पर रहना पड़ता है, तो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स में भी आपको वहां रहना पड़ेगा। लेकिन देखो बात ये नहीं कि आप यहाँ से चिपके रहेंगे, वो वाली बात नहीं है। अगर आपको एक जॉब मिल जाती है ना तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यस आपके हाथ में भी कुछ है और आप ओवर मोटिवेट होकर दूसरी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर लगे रहना है। अगर मजा आ जाए तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, लेकिन आपके सर से ये खर्चे पानी का जो बोझ है ना वो हट जाएगा बेसिकली। इसीलिए भी हम डिफरेंट जॉब्स में ट्राई करते हैं। और मैंने पोस्ट का एलिजिबिलिटी तो आपको बता ही दिया है कि भाई इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर चीज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो सब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज आपकी 40 होनी चाहिए 31 जुलाई तक, या फिर उससे कम होनी चाहिए तो ही आप इसको भर सकते हैं। ओके, तो और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने दिया हुआ है एमई या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस में, आईटी में जो है अगर आपने किया हुआ है तो वो आप एलिजिबल होंगे। एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो वो भी आपका चलेगा। ओके, इसमें भी 40 साल का एक क्राइटेरिया है। जो ईएमआरएस के अभी एम्प्लॉय हैं उनके लिए है कि वो 55 साल तक इसको भर सकते हैं। थोड़ा सा रिजर्वेशन देख लेते हैं भाई। तो जो ओबीसी एनसीएल हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 43 ईयर्स तक के लिए भर सकते हैं। एससी और एसटी वाले जो है 45 ईयर्स की एज तक के लिए भर सकते हैं। और जो पर्सनल जो है जिनका डोमिसाइल यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का है इतना उसका, उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। हाँ भाई, विमेन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी लेडीज हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मतलब 10 साल का रिजर्व वो दिया गया है, यानी कि महिलाएं 50 साल तक की भर सकती हैं, है ना। देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है दुनिया में। अब हमारी कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जिनकी डिवोर्स हो चुके होते हैं, या फिर मे बी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको लगता है कि अब तो कुछ बचा नहीं हाथ में। अगर आप अच्छी हैं पढ़ने में और आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, अपने लिए कुछ करना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। 50 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकती हैं। सो यू कैन फ्री टू अप्लाई हियर। ओके, तो ये एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया था। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी यहाँ पे काफी अच्छा वो दिया गया है। और एक्स जो आर्मी ऑफिसर है, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, उन सब के लिए तो आपको पता ही कि कैंडिडेट होता है, इतना रिलैक्सेशन जो है मिल ही जाता है। ओके, और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रिजर्वेशन, ये आपके सामने लिखा ही हुआ है। 8 लाख का मैंने बताया था कि पर एनम जो है एक साल में 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए हर सोर्स से जो भी है। ओके, और कैंडिडेट्स हुज फैमिली ओन्स और पोजेस एनी ऑफ द एसेट्स, अगर इनमें से कुछ भी उनकी फैमिली इनकम के बजाय ये भी है तो उनको भी यहाँ पे नहीं माना जाएगा। अगर 5 एकड़ जमीन है, 1000 गज का आपके पास फ्लैट है, प्लॉट है, या फिर 200 रेजिडेंशियल प्लॉट है आपके पास 200 गज का है, उससे तो वो भी इसके अंडर नहीं आते। खैर ईडब्ल्यूएस वाले जो है सर्टिफिकेट तो खैर बनवा ही लेते हैं, वो एक अलग चीज है। तो बस 8 लाख की इनकम वाला क्राइटेरिया जरूर याद रखना। और हाँ, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो ये कभी भी आपको बाहर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जनरल जो चीजें होती हैं, बाकी रिक्रूटमेंट रूल्स हो तो सब आपको पता ही होता है। तो भाई ये थे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन ईएमआरएस के बारे में। ओके, और इसकी वेबसाइट को जो है आपको दिन प्रतिदिन चेक करना है ताकि आपको पता रहे कि कब इसका एग्जाम होगा, जो भी है। तो अभी से तैयारी कर लो, अपना फॉर्म भरो और तैयारी में लग जाओ। 31 जुलाई तक तो वैसे भी आपको पता है एग्जाम नहीं होगा, है ना, मजाक कर रही हूँ, मतलब ये तो पता है, तब तो फॉर्म भरने जा रहे हैं। उसके 1-2 महीने के अंदर ही एग्जाम होता है, अगर होता है बहुत जल्दी है। लेट होने को तो कितना भी लेट हो सकता है। तो आप मानकर चलिए कि आपके पास रफली जो है 2 से 3 महीने हैं, इसमें ही आपको अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस डाउनलोड करो, अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। जीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, साथ ही साथ साइकोलॉजी की वीडियोस, क्योंकि अभी कोई एग्जाम वैसा वाला चल नहीं रहा है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि व्यूज आते नहीं है, फिर मेहनत थोड़ी बेकार जाती है। तो इसीलिए आजकल थोड़ा जीके चला रही हूँ कि आपकी थोड़ी जीके अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।